स्वागत है सभी का प्रयास एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग होमगार्ड की जो टेस्ट सीरीज थी उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और लगभग हम लोगों ने 40 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिए थे। बचे हुए जो शेष क्वेश्चन है उन पे हम लोग अभी चर्चा करते हैं विस्तार पूर्वक। हम लोग 40 क्वेश्चन तक कर चुके थे और अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है 41 नंबर का क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, देखो क्या कहता है। बोल रहा है इलायची पहाड़ियों की बात कर रहा है। क्या कह रहा है ये? इलायची पहाड़ियों की बात कर रहा है कि इलायची पहाड़ी जो है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। तो इलायची पहाड़ियां बेटा जो है ये किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इलायची पहाड़ियां जो है हमारी कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। तो इलायची पहाड़ियों की जब हम लोग आपसे कहीं न कहीं चर्चा करेंगे तो इलायची पहाड़ियाँ जो हैं दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत कहीं न कहीं फैली हुई हैं, ठीक है? और ये विशेषकर इलायची की खेती के लिए, चाय के लिए, कॉफ़ी के लिए और जैव विविधता के लिए कहीं न कहीं पहचानी जाती हैं। इलायची पहाड़ी की अगर आपसे पूछेगा या इलायची पहाड़ी आप बोलेगा आपसे कार्डिमम पहाड़ी की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो इलायची या कार्डिमम की सबसे ऊँची चोटी जो है वो अनाईमुदी है और इसकी ऊँचाई कितनी है? 2695 मीटर की ऊँचाई है। क्लियर है? इलायची पहाड़ियों की जब आपसे कहीं न कहीं इस तरीके से कहीं न कहीं क्वेश्चन आए तो आपको कहीं न कहीं इसके बारे में भी कहीं न कहीं पता होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अगर और ज़्यादा पूछ लेगा इसमें तो ये पूछ लेगा कि बताओ भाई इस इलायची पहाड़ी पर निवास करने वाली जनजाति कौन-सी है? तो इरुलान जनजाति जो है ये विशेषकर यहाँ पर रहती है जो कहीं न कहीं हरी इलायची और कॉफ़ी का उत्पादन कहीं न कहीं करती है, बागानों में काम करने वाली जनजाति है, ठीक है? क्या नाम है इसका? इरुलान। इरुलान के अलावा आपकी एक मुदुगन जनजाति है, उरुवन जनजाति है, ये दोनों की दोनों ये तीनों की तीनों जनजातियाँ जो आपकी विशेषकर यहाँ पर निवास करती हैं, ठीक है ना? दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी जो है, वो इसी पहाड़ी के अंतर्गत आती है, किसके अंतर्गत? इलायची पहाड़ी के अंतर्गत आती है, क्लियर होता है? हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चोंस और डुआर्स जैसे गिरिपाद मैदान मौजूद मृदा खालिस्तान होती है। तो मतलब चोस और डुआर्स की बात कर रहा है, तो चोस और डुआर्स क्षेत्र कैसे होते हैं? ये चोस और डुआर्स क्षेत्र की जब ये आपसे बात कर रहा है, तो ये आपके ऐसे क्षेत्र आपके हिमालय में शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो ग्लेशियर के पिघलने के बाद जो पहाड़ों का अपरदन करके जो नदियों के द्वारा कहीं न कहीं पानी जो नीचे आता है, उन नदियों के द्वारा बनाया गया कहीं न कहीं जो क्षेत्र होता है, वो प्रारंभ में आपका और आगे जाकर के ये तराई क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, चोस पूछ रहा है और डुआर्स पूछ रहा है। ये जो यहाँ पर जो होते हैं क्षेत्र, यहाँ पे जो मैदान बनते हैं तो इनके द्वारा बहाकर लाई गई मृदा जो क्या कहलाती है? इनके द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो कहलाती है, क्या कहलाती है? जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी जो होती है, वो क्या होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है और जलोढ़ मिट्टी जो होती है विशेष करके कहीं न कहीं मैदानी भाग में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी के 2 भाग होते हैं। एक आपका क्या होता है? एक आपका कौन-सी होती है? खादर होती है और एक आपकी क्या होती है? बांगर होती है। एक क्या होती है? खादर होती है और एक क्या होती है? बांगर होती है। खादर कैसी होती है? नई मिट्टी होती है, खाने योग्य होती है और बांगर कैसी होती है? पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है ना? तो खादर जो होती है वो कैसी होती है? नई मिट्टी होती है, बांगर जो होती है ये कैसी होती है? ये पुरानी मिट्टी होती है, ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? पहला जलोढ़ मिट्टी चला जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसका पूर्व नाम है? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये बहुत सारे कहीं न कहीं राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है, काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान दे रहा है। तो भरतपुर वाला जो है आपका ये कहीं न कहीं ये पहली बात तो भरतपुर आपका राजस्थान राज्य में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? राजस्थान राज्य में पड़ेगा। तो जो राजस्थान राज्य में आने वाला जो आपका कहीं न कहीं राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये कौन-सा पड़ेगा आपका? भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम क्या था आपका? केवलादेव। सही आंसर इसका क्या जाएगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान चला जाएगा। क्लियर होता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा ये कहाँ पर? भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसका निर्माण अगर आपसे पूछ लेगा तो किसने करवाया था? लगभग 250 कितने? 250 ईसा पूर्व। ध्यान रखना कितने? 250 ईसा पूर्व पहले इसका कहीं न कहीं निर्माण हुआ है और इसका निर्माण किन शासकों ने करवाया था? इसका निर्माण जो करवाया था महाराज सूरजमल द्वारा कहीं न कहीं करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? महाराज
मल के द्वारा कराया गया था, ठीक है ना? तो महाराज सूरजमल के द्वारा इसका क्या करवाया गया था? निर्माण कार्य कराया गया था। क्लियर है? इस उद्यान को पहले भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1982 में भरतपुर पक्षी अभयारण्य को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया तथा इसका नाम परिवर्तित परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। क्लियर होती है ये सारी बातें? ठीक है? आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो ये बोल रहा है कि परत किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है? तो हानिकारक जो परावैंगनिक किरणें होती हैं इनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? इनको अवशोषित करने का काम कौन करता है? ओजोन परत करती है। अगर ओजोन परत नहीं होगी हमारे वायुमंडल में तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें पृथ्वी तक आएंगी, और जब पृथ्वी तक ये सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें आएंगी तो ये मानव शरीर में त्वचा कैंसर जैसे रोगों को कहीं न कहीं जन्म देंगी, वनस्पति को नष्ट करेंगी, जानवरों को कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का काम करेंगी। तो ये परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए जो आपकी ओज़ोन परत है वो हमारी किस मंडल में? ओज़ोन परत जो है हमारी किस मंडल में? समताप मंडल में। सही आंसर इसका क्या है? समताप मंडल में कहीं न कहीं जो समताप मंडल में ओज़ोन परत पाई जाती है, जो हानिकारक जो हमारी परावैंगनिक किरणें हैं उनको रोकने का काम करती है। क्लियर होता है? तो जैसे अगर हमने बात की थी कि ओज़ोन परत जो होती है ये इसको क्षरित कौन करता है? तो इसको क्षरित करने का काम जो कौन-सी गैस करती है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है, ये इसको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का काम करती है। क्लियर क्लियर होता है? अगर आपसे पूछेगा समताप मंडल कै किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित है? तो समताप मंडल जो है हमारा वो कै किलोमीटर की ऊँचाई तक विस्तृत है या कहाँ तक? तो 50 किलोमीटर की ऊँचाई अगर हम लोग देखेंगे, 50 किलोमीटर की ऊँचाई तक हमारा क्या? समताप मंडल कहीं न कहीं विस्तृत है। क्षोभ मंडल के कहीं न कहीं ऊपर आपका कौन-सा मंडल? समताप, संताप मंडल के ठीक ऊपर आपका कौन-सा मंडल है? यही आपका मध्य मंडल है। क्लियर होता है कौन-सा? मध्य मंडल है। ध्यान रखना इस चीज़ को कि कौन-सा मंडल कहाँ पे है, कैसे-कैसे इसकी ऊँचाई, कहाँ पर जाने पर टेम्परेचर में क्या परिवर्तन होता है, इन सब चीज़ों को भी देख लेना, ठीक है ना? तो सबसे पहला मंडल आपका कौन-सा था? क्षोभ मंडल था। नंबर 2 पे आपका कौन था? समताप मंडल था। नंबर 3 पे आपका कौन-सा है? मध्य मंडल। फिर कौन-सा है? आयन मंडल। फिर कौन-सा है? बाहिर मंडल। तो ध्यान रखना इसके क्रम को भी कहीं न कहीं आपको देखते हुए चलना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व के किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरिकेन क्या है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए हरिकेन है क्या? तो हरिकेन क्या है? हरिकेन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो कहीं न कहीं महासागरों में उत्पन्न होने वाला कहीं न कहीं चक्रवात है, ये चक्रवात का नाम है। तो चक्रवात ये आता कहाँ है? ये उष्णकटिबंध चक्रवात जो है ये आपका कहाँ पे आता है? ये महासागरों में उत्पन्न होता है। किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो आपको कहीं न कहीं पता होना चाहिए कि ये चक्रवात जो बनता है ये किस वजह से बनता है? ये जहाँ पर कहीं न कहीं वायुदाब क्या होता है? निम्न होता है। वहाँ पर उच्च वायुदाब से पवनें चल कर के निम्न वायुदाब की ओर आती हैं, और चारों तरफ से कहीं न कहीं जब ये कहीं न कहीं निम्न वायुदाब दाब की ओर कहीं न कहीं आती है, तो ऐसे गोल-गोल घूम कर के बवंडर भाँति जो कहीं न कहीं पहचाना जाता है, ये क्या कहलाता है? इसी को कहीं न कहीं चक्रवात कहते थे। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि हरिकेन चक्रवात जो है, ये हरिकेन चक्रवात जो है, ये किस हरिकेन चक्रवात के नाम से जाना जाता है। किस भाग में है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया महासागर में, अटलांटिक महासागर में या हिंद महासागर में। तो हरिकेन नामक जो आपका चक्रवात आता है, ये कहाँ पर आता है? किसमें आता है? तो आपको पता होना चाहिए ये हमारा आता है अटलांटिक महासागर का है। किस महासागर का है? अटलांटिक महासागर में आने वाला जो चक्रवात होता है, इसी को हमने क्या नाम दिया? हरिकेन नाम दिया। ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी तूफ़ान होता है, ठीक है ना? सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं विनाशकारी तूफ़ान होता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में एक माना जाता है। क्लियर? अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई चक्रवात की उत्पत्ति जो होती है, वो किस बेसिन से होती है? तो अटलांटिक बेसिन से होती है। ठीक है? किससे होती है? अटलांटिक बेसिन से इसकी कहीं न कहीं उत्पत्ति होती है। और ये चक्रवात जो है ना अलग-अलग कहीं न कहीं क्षेत्र में अलग-अलग नामों से भी पहचाना जाता है। जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, अलग-अलग नामों से भी कहीं न कहीं जाने जाते हैं। कहीं पे इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है, कहीं पर इसको हरिकेन के नाम से हम लोगों ने इसको संबोधित कर दिया। क्लियर होता है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन-सा है?
तो ये तो आपको पढ़ाया गया है। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? जवारा है, राउफ है, कथक है, नाटी है। तो आपने देखा होगा कि कौन सा सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा बच्चा? नाटी है। कौन सा है? नाटी। ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही चला जाएगा। तो ये कौन सा जाएगा आपका? डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही माना जाएगा। तो ध्यान रखना कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है हमारा कौन सा है? नाटी है। क्लियर? तो नाटी जो है ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य। जवारा लोक नृत्य जो है मध्य प्रदेश का है। कथक जो है शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का है। और आपका जो बचा हुआ है आपका राउफ जो है, ये राउफ जो आपका ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये तीनों ध्यान रखना, ठीक है ना, कि राउफ आपसे पूछ सकता है। राउफ आपका कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का, जेके का है, ठीक है ना। कथक आपका कहाँ है? कथक आपका यूपी का है। कथक कहाँ है? यूपी का। और जवारा आपका कहाँ का था? जवारा आपका एमपी का है। जवारा जो है हमारा ये कहाँ का है? एमपी का है, ठीक है ना। और कथकली कहाँ का है? तो ये ध्यान रखना, कथकली का अगर मालूम है कथकली कहाँ का है तो ये कमेंट करके आप हमें बताइए इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ संगीत रत्नाकर द्वारा रचित है। संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ, ध्यान रखना, संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ जो है आपका, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ जो है ये आपका संगीत रत्नाकर पर रचित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संगीत पर सबसे पहला ज्ञात ग्रंथ कौन सा है। तो संगीत पर सबसे पहला जो ज्ञात ग्रंथ लिखा गया था वो कौन सा लिखा था? सारंग देव। कौन सा लिखा गया था? सारंग देव। आंसर इसका कौन सा जाएगा? इसका आंसर जाएगा बेटा पहला वाला, इसका आंसर सही है, ठीक है ना। तो आंसर इसका कौन सा जाएगा? पहला वाला ऑप्शन इसका यहाँ पर सही कहीं ना कहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सारंग देव ही आपका आंसर इसमें चला जाएगा। अगर आपसे बात करेगा कि संगीत पर सबसे पहला ग्रंथ कौन सा लिखा गया, तो आपने सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया कि संगीत पर सबसे पहला ग्रंथ जो लिखा गया था वो कौन सा लिखा गया था आपका? वो लिखा गया था सारंग देव लिखा गया था, ठीक है। आपसे और पूछेगा तो किस शताब्दी में लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में रचित संगीत रत्नाकर का एक कहीं ना कहीं शास्त्रीय ग्रंथ है, जिसे हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत दोनों के ज्ञान का कहीं न कहीं समाहार माना जाता है, ठीक है ना? तो दोनों का कहीं न कहीं आधार यहाँ पर माना जाता है। तो सही आंसर इसका क्या है? सारंग देव। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन कह रहा है अगला कि इनमें से कौन लोकप्रिय कठपुतली शो के संबंध में सही मिलान करता है? तो आपका क्वेश्चन जो पूछ रहा है लोकप्रिय कठपुतली शो के संबंध में सही मिलान करता है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है थोलू है, बोमलता आंध्र प्रदेश का है, गोम्बियाट्टा कर्नाटक का, कठपुतली राजस्थान का, उपर्युक्त सभी जोड़े का मिलान सही है। तो अगर आपको मालूम है इसका सही आंसर क्या है, तो यहाँ पर तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसके लिए इसका आंसर कौन सा जाएगा? इसका आंसर जाएगा चौथा, ठीक है ना। कठपुतली शो के संबंध में जो मिलान कर रहे हैं सारे सारे के आंसर यहाँ पर कैसे ऑप्शन सही सही मिले, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? सही जाएगा आंसर यहाँ पर डी वाला, यहाँ पर आंसर आपका सही चला जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्ति के निर्माण का संबंध किस भारतीय राजवंश से है? तो अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि बोल क्या रहा है, अत्यधिक कुशल कांस्य मूर्ति के निर्माण का संबंध पूछ रहा है, कांस्य मूर्ति के निर्माण का संबंध पूछ रहा है। तो ये किससे है? तो कांस्य मूर्ति का चलन जो सबसे पहले शुरू किया था वो किसने किया था? चोल शासकों ने किया था। किसने किया था? चोल शासकों से संबंधित कहीं ना कहीं कांस्य मूर्ति का निर्माण चलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है अमरावती की कला किस राजवंश के काल में फली फूली? अमरावती की कला जो है ये किस राजवंश में फली फूली थी? पल्लव राजवंश में, चोल राजवंश या पांड्या राजवंश या उपयुक्त में से कोई नहीं थी। तो आपसे देखिएगा तो अमरावती जो है आपकी ये इनमें से कोई नहीं है। इसमें से क्या जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, पांड्य राजवंश। तो आप कमेंट करके बताओ अमरावती कला किस राजवंश में जो फली फूली थी? तो आप इसको कहीं ना कहीं आंसर इसका कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की बोल रहा है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थी वो क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली थी, स्थानीय परिवहन प्रणाली थी या ईंट बने भवन थे या प्रशासनिक प्रणाली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है तो यहाँ पर इसकी सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं प्रसिद्धि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब बात करेंगे तो ईंट के बने हुए
भवन, ये वाला आपका आंसर जो है यहाँ पर इसका क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उस समय के लोग जो थे ईंट के बने हुए मकानों में रहते, पक्के ईंट के बने हुए मकानों में कहीं न कहीं रहते थे। सीढ़ी चढ़ने के लिए कहीं न कहीं जीना बना रख मतलब छत पे जाने के लिए जीना बना रखा था, ठीक है? अधिकांश भवन पक्की ईंटों से ही कहीं न कहीं बने हुए थे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कालीबंगा हो गया क्षेत्र आपका और भागवनापुरा हो गया आपका, और इसके अलावा यहाँ पर जो कुछ कुछ आपके जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग कहीं न कहीं किया गया है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर प्रयोग ईंटों का किया गया, और ईंटें जो हुआ करती थी आयताकार के आधार पर, कहीं न कहीं आयताकार में देखने को ईंटें यहाँ पर मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर आप और भी जानेंगे तो इसमें कहीं न कहीं बहुत सारी कहीं न कहीं चीज़ें यहाँ पर आ जाएँगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 52 क्या बोल रहा है? बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय। अच्छा, बृहदारण्य, मुंडक और तैत्तिरीय की बात कर रहा है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा है, ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा है, मुंडक की बात कर रहा है, उपनिषद की बात कर रहा है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा समझना, ये क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि बृहदारण्य और मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ जो हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? ये सारे के सारे धार्मिक ग्रंथ जो उपनिषद हैं, ये क्या हैं? ये आपके उपनिषद हैं। ठीक है? ये सब आपके ऋग्वैदिक काल के समय कहीं न कहीं लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, मुंडकोपनिषद लिखे गए हैं, ठीक है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये किस काल के हैं? ये ऋग्वैदिक समय की कहीं न कहीं मानी जाती हैं, ठीक है ना? जैसे अगर आपसे पूछ लेगा कि धार्मिक ग्रंथों के निम्नलिखित में से उदाहरण कौन से? तो ये सारे के सारे उदाहरण निम्नलिखित में ही कहीं न कहीं आ जाएँगे। अलग-अलग कहीं न कहीं इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे वेदांग शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, धार्मिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, दार्शनिक शास्त्रों के अंतर्गत आते हैं। ये सब इनका समर्थन करते हुए कहीं न कहीं दिखाई देंगे। उपनिषदों का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं अद्वितीय आधार से कहीं न कहीं प्रयोग किया गया, आत्मज्ञान का प्रयोग किया गया, आत्मा की सत्यता को समझाया गया। ये सारे के सारे काम आपको यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। ये आपके कहीं न कहीं मौलिक ग्रंथों के एक जीते-जागते उदाहरण के रूप में पेश किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बोला लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। लौरिया की बात कर रहा है तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो लौरिया जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो लौरिया जो आपका ये कहाँ पर है? तो यार ध्यान रखना, बिहार के चंपारण में है। कहाँ पर है ये? बिहार के चंपारण में लौरिया कहीं न कहीं नंदनगढ़ स्तंभ जो है ये आपका फेमस स्तंभ है। इसको देखेंगे तो ये बिहार में कहीं न कहीं चंपारण जिले में स्थित है, और इसकी स्थापना जो करवाई थी मौर्य काल के शासकों द्वारा कहीं न कहीं इसको स्थापित करवाया था। ठीक है? किस नदी के किनारे पे है ये? तो अगर आपसे नदी पूछ लेगा तो किस नदी के किनारे पे करेंगे? तो गंडक नदी के किनारे। कौन-सी गंडक नदी? बूढ़ी गंडक नदी के किनारे कहीं न कहीं इसको कहीं न कहीं स्थापित करवाया गया था। क्लियर होता है? नेक्स्ट अगर आपसे पूछेगा 40 स्तंभ जो 40 स्तंभ जो कहीं न कहीं सम्राट अशोक द्वारा जो सबसे पहले बनवाए गए थे इनमें से एक आपका लौरिया कहीं न कहीं नंदनगढ़ वाला भी इसी में शामिल कहीं न कहीं माना जाता है। तो ठीक है, ध्यान रखना, तो ये आपका कहाँ पर पड़ेगा? चंपारण, बिहार में पड़ेगा। कौन-सा? लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है हमारा कहाँ पर है? ये चंपारण, बिहार में पड़ने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक तक्कोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो तक्कोलम का युद्ध पूछ रहा है पश्चिम प्रशांत चोल और उत्तर चालुक्य के मध्य लड़ा गया। अच्छा, ऑप्शन इसमें एक पश्चिम प्रशांत गलत है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है? तो पहला ऑप्शन है चोल और उत्तरी चालुक्य के मध्य लड़ा गया, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया, चोल और होयसल के मध्य लड़ा गया, चोल और पांड्या के मध्य लड़ा गया। तो किसके मध्य लड़ा गया? ये आपका दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट आपका लग रहा है हमें। तक्कोलम का युद्ध जो है ये किसके मध्य लड़ा गया था? तक्कोलम का युद्ध जो था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य लड़ा गया था। किसके मध्य लड़ा गया था ये बच्चा? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य ये कहीं न कहीं युद्ध हुआ था, ठीक है? तो अगर आपसे पूछेंगे ये युद्ध कब हुआ था? तो ये लगभग 949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 949 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 949 ईस्वी में, 949 ईस्वी में इसको लड़ा था। किसने लड़ा था? कृष्ण तृतीय ने, जो शासक कृष्ण तृतीय थे, और चोल शासक जो थे आपके
परांतक प्रथम के मध्य हुआ था। जो परांतक प्रथम थे इन्होंने और कृष्ण तृतीय जो थे इन दोनों लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें चोल जो थे ये हार गए थे और राष्ट्रकूट जो थे ये कौन हो गए थे, ये जीत गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था। तो खानवा के युद्ध की बात कर रहा है आपसे। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में हुआ था। ध्यान रखने योग्य बात है, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। तो खानवा का युद्ध जो है आपका 1527 में हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो हुआ था ये 1527 में जो लड़ा गया था खानवा का युद्ध, ये लड़ा गया था बाबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य। किसके किसके मध्य लड़ा गया था, बाबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। और इस युद्ध में क्या हुआ था, इस युद्ध में कौन जीता था, इस युद्ध में बाबर और राणा संग्राम सिंह के मध्य जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में राणा संग्राम सिंह जो था ये क्या होता, ये कहीं ना कहीं बाबर से हार गया था अगर देखा जाए तो। ठीक है ना, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, राणा संग्राम सिंह राणा सांगा के मध्य हुआ था और किसके संग हुआ था, बाबर के मध्य हुआ था। ठीक है, हाँ वो कहानी मैंने आपको बताई होगी जब पढ़ाया होगा डीप में कि राणा संग्राम सिंह ने अपना हाथ जो था क्या किया था, गवा दिया था। मतलब जीता जीता हुआ युद्ध जो था राणा संग्राम सिंह क्या किया था, हार गया था। क्लियर होता है। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां पूछ रहा है। कौन सा पूछ रहा है, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियां किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। गर्म शीत क्षेत्र के अंतर्गत आती है, मध्यवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आती है, गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है, तो ध्यान रखना ये पूछ रहा है आपसे भूमध्य सागरीय वन झाड़ियां। भूमध्य सागरीय वन झाड़ियों की जब बात करेगा तो ऑप्शन पहला आपका आपका सही जाएगा, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत आएंगी, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना, क्योंकि गर्म शीतोष्ण क्षेत्र जो होता है भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियों में कहीं ना कहीं जो क्षेत्र पाए जाते हैं इन्हीं क्षेत्रों में कहीं ना कहीं शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कहीं ना कहीं पाया जाता है। ध्यान रखना। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के बीच का क्षेत्र होता है। इसको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं समझ लेना, किसके किसके मध्य, उष्णकटिबंध और शीतकटिबंध के बीच का कहीं ना कहीं जो क्षेत्र होता है, यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में क्या होता है, अधिक अंतर नहीं पाया जाता है, जिस वजह से ये तापांतर यहाँ पर कैसा होता है, निम्न होता है। क्लियर होता है। तो इसका आंसर क्या जाए, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र जो होंगे वहीं पर वन्य झाड़ियां आपकी कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछ रहा है तो अगला क्वेश्चन दे रहा है 1909 की बात कर रहा है। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप से जाना जाता था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, साइमन कमीशन के नाम से, क्रिप्स मिशन के नाम से, मार्लो मिंटो के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रखना 1909 में जो आया था भारत परिषद अधिनियम जो आया था, 1909 का भारत परिषद अधिनियम आया था, इसको मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ये दो लोग हैं, मार्लो अलग है, मिंटो अलग है। इन दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं मिलकर ये अधिनियम लेके आए थे। तो 1909 का जो कहीं ना कहीं भारत परिषद अधिनियम जो है ये किसके नाम जाना, मार्लो मिंटो के नाम से जाना जाता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे जरा बताओ, क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट करके इसको कहीं ना कहीं बताइए। ठीक है, साइमन कमीशन कब आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था। इन तीनों के कहीं ना कहीं पूरा पूरा आप टाइप करके इसका आंसर देना कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो था ये कब आया था। क्लियर होता है। अगर आपको पता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब आया था तो फिर हम कहीं ना कहीं आगे बात करते हैं। चलो ठीक है, नहीं मालूम तो मैं बताता हूँ। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था। कब आया था, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ध्यान रखना ये सारी बातें आपको कहीं ना कहीं कमेंट करके बतानी है। ये 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, दूसरा साइमन कमीशन की बात कर रहे हैं तो साइमन कमीशन अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना 1927 में साइमन कमीशन आया था। कब आया था, 1927 में साइमन कमीशन। और 1942 में कौन आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आए थे। ठीक है, तो दोनों के दोनों याद रखना। 1909 में आपका हो गया क्लियर। 1909 में कौन था, मार्लो मिंटो सुधार आया था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, बोल रहा है आपसे, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था, इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। तो ये बात किसने कही थी, कैसे कही थी, तो ऑप्शन इसमें दे रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दे रहा है, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी और चोल और पांडे दे रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या सही रहने वाला है, जल्दी से बताइए क्या करेंगे आप यहाँ पर। यहाँ पर जो आपके चोल और पांडे जाएगा या के एम मुंशी जाएगा या एन गोपाल स्वामी अयंगर जाएगा या बी डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाएगा, जल्दी से बताइए इसमें क्या करेंगे। हाँ भाई।
जल्दी बताओ बेटा, इसमें क्या करेंगे? क्योंकि इसमें तो आपका आंसर जो है, सही आंसर जो होना चाहिए था, वो तो यहाँ पर आंसर है ही नहीं। क्यों भाई? यहाँ पर तो आंसर वो है ही नहीं सही, जो आंसर होना चाहिए था इसका। क्योंकि संविधान सभा से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर कौन है? ये आपके कौन है? ये आपके सर, जो आपके सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंकर संविधान सभा के ऐसे सदस्य थे, जिन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था। ठीक है ना? लंबे समय से इनका सपना देखा था। ये बात किसकी थी? अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर की थी। ठीक है? ये कानूनबादविद थे, ये कानूनीविद थे, बहुत बड़े कहीं न कहीं कानून के ज्ञाता थे। कौन? यही आपके स्वामी अयंगर साहब, जो ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य चुने जाने के पूर्व ब्रिटिश कालीन मद्रास राज्य के क्या थे? महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए थे। ठीक है? तो इसमें आंसर जो जाएगा बच्चा, वो क्या जाएगा आपका? इसमें आंसर जो जाएगा, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। तो यहाँ पर आप ये कर दो। ठीक है? क्या कर दो? यहाँ पर कर दो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। क्या कर देंगे? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर। कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है? लिख लेना अपने आप से, देख लेना, कृष्णा स्वामी अयंगर। ठीक है ना? अगर यहाँ पर और कोई समस्या है तो बताओ। ये वाली बात समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या क्वेश्चन पूछ रहा था? ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा था? ये क्वेश्चन यही कह रहा था, प्रस्तावना में उन बातों का व्यक्त किया गया। प्रस्तावना की बात की गई थी, जैसा हमने सपना देखा, वो सब कुछ हमने इसमें कहीं न कहीं पाया है। तो किसमें पाया इन्होंने ये? ये हमारी प्रस्तावना में पाई। ये बात किसकी थी? ये आपकी सर अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर की बात थी। किसकी थी ये बात? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर की बात थी। यहाँ तक कोई समस्या है तो पूछ लो क्वेश्चन। क्योंकि इसमें आपका कहीं न कहीं चौथा ऑप्शन जो रहने वाला था, वो कौन-सा रहने वाला था? सर अल्लादी कृष्णस्वामी अयंगर था। बाकी इसके बाद में सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही थे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने मापने के विज्ञान प्रकाशमित फोटोमेट्री का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई मात्रक पूछ रहा है आपसे। तो एसआई मात्रक इसका क्या करेंगे आप लोग? जल्दी से बताओ। इसका एसआई मात्रक मोल करेंगे, एम्पियर करेंगे, या फिर आप केल्विन करेंगे, या कैंडेला करेंगे? क्या करेंगे? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या करेंगे 59 का? हम्म 59 का क्या करेंगे? जल्दी बताओ। क्योंकि एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक जो है आपका कौन है? कैंडेला है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मिलान करो। तो निम्नलिखित में से मिलान करो। एक मात्रा दे रहा है और एक एसआई इकाई दे रहा है। तो मात्रा दे रहा है, एसआई इकाई दे रहा है। तो ये मात्रा है। मात्रा क्या दी है? आवृत्ति दी है। मात्रा में क्या दिया? आवृत्ति दी है। और एसआई इकाई क्या दिया है? ओ दिया है। चलो ठीक है। बल दिया है, हर्ट्ज दिया है, प्रतिरोध दिया है, और न्यूटन दिया है। तो क्या करेंगे इसमें? आंसर, सही आंसर का चयन करिए। बताओ बेटा क्या करेंगे? ऑप्शन ए बी, पहले का बी, पहले का दूसरा, पहले दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला। मिलान कर लो इसको। और जल्दी से मिलान कर लोगे, तो मिलान जब करोगे तो आंसर आपको यहाँ पर सही मिल जाएगा। ठीक है ना? तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे इसमें बेटा? आपका आवृत्ति का क्या करेंगे? ठीक है। बल का क्या करेंगे? और प्रतिरोध का क्या करेंगे? तो सही आंसर इसका जो रहने वाला है, वो क्या रहेगा? जल्दी से बताओ। हम्म ये जो सही आंसर जिसका रहेगा, वो क्या रहेगा? पहले का तो आपको करना है बी। पहले का क्या करना है? बी करना है। ठीक है? पहले का आपको यहाँ पे करना है बी। और दूसरे का करना है आपको सी। दूसरे का क्या करना है? सी। और तीसरे का क्या करना है? ए। जो तीसरे का जाएगा ए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो क्या आपको मालूम है इसे किस रूप में जाना जाता है? इसको जाना जाता है बेटा, इसी को तो कहते हैं गति का द्वितीय नियम कहते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? गति का द्वितीय नियम कहते हैं इसको। ठीक है ना? आगे आते हैं।
अगला बोल रहा है कोरियोलिस बल किसके कारण उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल होता क्या है? पहली बात तो ये बताओ, कोरियोलिस बल क्या होता है? जब पृथ्वी जो हमारी होती है, जब पृथ्वी हमारी क्या करती है? घूर्णन करती है। घूर्णन मतलब अपने अक्ष पर घूमती है। जो पृथ्वी हमारी जो होती है, अपने अक्ष पर घूमती है, तो अपने अक्ष पर घूमती है, तो अपने अक्ष पर घूमने के कारण जो कहीं न कहीं हवा चलती है, हवा महसूस होती है, तो हमारी पृथ्वी पर हवा किस कारण महसूस होती है? कोरियोलिस बल के कारण भी महसूस होती है। और किस कारण महसूस होती है? और हमारे पृथ्वी पर जो हवा महसूस होती है, वो हमारे उच्च और निम्न वायु दाब के कारण भी यहाँ पर हवा महसूस होती है। तो कोरियोलिस बल किसके कारण होता है? सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, ज्वारीय तरंगों के कारण होता है, या पवन के कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। तो पृथ्वी जब हमारी अपने अक्ष पर कहीं न कहीं क्या करती है? घूमती है। तो इसी को घूमने की वजह से कहीं न कहीं क्या होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। क्लियर होता है? कौन-सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जाएगा इसका आंसर सही। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिकों के बीच में स्वतंत्र रूप से जो गति करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो तो सीधी सी बात प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? इसमें कुछ है ही नहीं, प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो जो पानी को कठोर बनाते हैं, तो पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिप्सम है, मैग्नीज है, आयरन, सल्फर है, सोडियम और पोटेशियम है। तो आपको पता है कि नहीं है कि पानी को जो कठोर बनाने का काम करते हैं, तो वो कौन से करते हैं? मैग्नीशियम और कैल्शियम करते हैं। ऑप्शन इसका पहला इसका यहाँ पर सही जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? बैटरी एसिड की बात कर रहा है, तो बैटरी एसिड का रासायनिक नाम पूछ रहा है आपसे। तो इसका बैटरी एसिड का रासायनिक नाम क्या है? तो सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड कौन से ऑप्शन में? चौथे ऑप्शन में यहाँ पर है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? चौथा कहीं ना कहीं इसका आंसर सही चला जाएगा। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड इसका कहीं ना कहीं रासायनिक नाम है। H2SO4 क्या नाम है? क्या क्या इसका सूत्र क्या है? इसका जो है फॉर्मूला H2SO4 होता है। ठीक है? सल्फ्यूरिक जो अम्ल और पानी का मिश्रण जो होता है, वो लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कहीं न कहीं उपयोग किया जाता है। समझ में आया? तो आगे हम लोग कहीं न कहीं बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का अगर उपयोग देखेंगे तो और कहाँ होता है? लेदर, रेक्सिन, उर्वरक, रसायन, पेंट और कहीं न कहीं विस्फोटक, कहीं न कहीं जो आपका डिटर्जेंट होता है साबुन-वाबुन बनाने के लिए कहीं न कहीं इसका प्रयोग सल्फ्यूरिक एसिड का किया जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग बीज के रूप में विकसित होता है? तो पुष्प का फूल का जो भाग होता है, जो बीच में विकसित होता है, उसको बीजांड कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंग पित्त रस स्रावित करती है? तो आपसे पूछ रहा है कि अंग पित्त रस जो होता है वो कौन सी ग्रंथि जो है स्रावित करती है? तो पित्त जो होती है वो कौन? यकृत। कौन? लीवर। ठीक है ना? क्या करती है? लीवर। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा? चौथा ऑप्शन इसका कहीं ना कहीं सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर की कोशिकाओं में एक एक साथ रखने में मदद करता है? तो कौन सी विटामिन मानव शरीर की कोशिकाओं में एक साथ रखने के लिए मदद करता है? तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई। तो क्या करेंगे आप लोग इसमें? तो विटामिन सी के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो यही आंसर इसका सही जाएगा। पहला आंसर इसका क्या जाएगा? सही जाएगा। कौन सा आंसर जाएगा इसका सही? विटामिन सी जाएगा इसका सही आंसर। समझ गए? क्योंकि विटामिन सी जो होती है कोशिकाओं का एक साथ रखने में मदद इसलिए करती है। विटामिन सी जो होती है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी इसको क्या जाना क्या किया जाता है? जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा जो स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन के कारण कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण क्या हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। क्या हो जाता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी हो जाता है। विटामिन सी जो होती है इम्यूनिटी को मजबूत करता है। जैसे अगर विटामिन सी जैसे संतरे-वंतरे अगर आप खाते तो आपको कहीं न कहीं खट्टी चीज़ें खाते तो इम्यूनिटी जो होती है आपकी कैसी होती है? मजबूत होती है। विटामिन ए जो होती है आँखों के लिए अत्यंत आवश्यक होती है और विटामिन ई खून का थक्का जमाने में काम आता है। तो ध्यान रखना जो आँखों के लिए इम्पोर्टेंट आपसे अगर पूछ लेगा तो आँखों के लिए कौन-सी होती है? विटामिन ए। क्लियर? खून का थक्का जमने में सहायक कौन-सी होती है? विटामिन ई। तो ये सारे के सारे ऑप्शन भी आपको कहीं न कहीं यहाँ पर देख लेना है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम क्या है? सोमाटोट्रोपिन का दूसरा नाम जो है वो क्या है? तो सोमाटोट्रोपिन जो होता है वो क्या कहता है? वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वृद्धि हार्मोन्स कहलाता है। ऑप्शन इसका क्या जाएगा? सेकंड ऑप्शन इसमें
सही चला जाएगा। कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में कहीं न कहीं सारे क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने को मिले। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि जब बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर एक्सप्लेन करने में ही 1-1 घंटा जा रहा है। तो इसलिए कहीं न कहीं इसके माध्यम से कहीं न कहीं आपको जो एमसीक्यूज़ होंगे वो हम इसी के माध्यम से कहीं न कहीं देने का प्रयास करेंगे। ठीक है? अगला क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, लोह की कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो किसके कारण होता है बेटा? तो आपने देखा होगा कि जो आपका कहीं न कहीं जो अस्थियां कमजोर, जो दंत क्षय रोग हो जाता है, कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। किसके कारण? कैल्शियम की कमी के कारण आपको कहीं न कहीं ये देखने को मिलेगा। ठीक है? विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम का क्या होता है? अवशोषण बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। समझ गए ना? इसलिए क्या होता है, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए दूध व अन्य कैल्शियम युक्त पदार्थ का प्रयोग करना व्यक्तियों को चाहिए। ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 71 वाला बोल रहा है, कॉलम का मिलान करिए। तो क्या बोल रहा है? कॉलम का मिलान करिए। तो कॉलम ए और कॉलम बी पोषक तत्व है, एक दूसरी तरफ स्रोत है इसका। ठीक है ना? पहले का ए, दूसरे का बी। अच्छा, इसको देख लेना, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी मक्खन। ठीक है? तो आप इसको देखो, पहला ये आपसे क्या बोल रहा है, पहला वाला जो आपसे बोल रहा है ये बोल रहा है पहले प्रोटीन युक्त आहार, इसके सामने बोल रहा है ग्लूकोज और अन्य। ठीक है? दूसरा बोल रहा है वसा युक्त आहार, इसके आगे बोल रहा है खट्टे फल। तीसरा बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार, इसके आगे बोल रहा है अंडे का सफेद भाग और लाल मोम। चौथा बोल रहा है आपसे विटामिन सी युक्त आहार तो इसका बोल रहा है मक्खन और एवं चीज। तो अभी आपको इसका सही मिलान करना है। कौन-सा इसमें सही मिलान कर रहा है? तो आपका ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, पहले का देखो, पहले का इसमें सी जाएगा। तो प्रोटीन युक्त जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है बेटा, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है अंडे का सफ़ेद भाग और लाल मुँह में पाई जाती है। ठीक है? तो यहाँ पर इसके बाद में जो सेकंड वसा युक्त आहार जो आप देख रहे हैं, तो वसा युक्त आहार जो होती है मक्खन और चीज़ में पाई जाती है सबसे ज़्यादा वसा युक्त आहार। ठीक है? तीसरा आपसे कार्बोहाइड्रेट आहार जो पूछ रहा है आपसे, कार्बोहाइड्रेट आहार जो पूछ रहा है आपसे, ग्लूकोज और अन्य शर्करा में पाई जाती हैं। ठीक है? तो आप देखते रहना कौन-सा आंसर इसमें सही होने वाला है। चौथा जो आपका बचा हुआ वो उसका आपका कहीं न कहीं आंसर आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है? तो जो चौथा है इसका क्या करेंगे आप? चौथे वाले का आंसर क्या करेंगे? हुँ, जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा अब? तो 71 का अगर आप देखेंगे तो 71 का ऑप्शन कौन-सा जाएगा आपका? चौथा ऑप्शन चला जाएगा। पहले का प्रोटीन, ठीक है, सी। ठीक है? दूसरे का आपने क्या किया है? चौथा, बिल्कुल सही। तीसरे का क्या किया? पहला किया है। और तीसरे का क्या किया? तीसरे का आपने पहला कर दिया है और चौथा बचा हुआ आपका क्या था? ये आपका दूसरा चला गया। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है? मिला लेना इसको। ठीक है? आंसर इसका क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु में फाइबर की उच्च मात्रा पाई जाती है? तो फाइबर की उच्च मात्रा की बात कर रहा है, तो ये तो सीधी-सी बात है, साबुत अनाज जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं फाइबर पाया जाता है। ठीक है ना? और अंडा, मछली, दूध में से बताओ प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें होती है? अंडा, मछली, दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अगला क्वेश्चन, डेंगू के समय रक्तस्राव के कारण होता है प्लाज्मा, लाल रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ या प्लेटलेट्स? क्या करेंगे इसका आंसर? सही आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर जाएगा डेंगू के समय रक्तस्राव के कारण जो होता है, क्या होता है? प्लेटलेट्स। क्या? प्लेटलेट्स जो होती है ना, ये कहीं न कहीं प्रभावी हो जाती है। प्लेटलेट्स क्या हो जाती है? कम हो जाती हैं। ठीक है ना? तो प्लेटलेट्स जो होती है कम कब होती हैं? जब डेंगू हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्लेटें गिर जाती हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर की लैंग्वेज में। ठीक है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन-सी दूषित भोजन या पेय पदार्थ के सेवन से होने वाली खाद्य जनित बीमारी है? तो आपको पता है कि जो आपका कहीं न कहीं दूषित भोजन खाने से, गंदा पानी पीने से जो कहीं न कहीं जो बीमारी होती है वो कौन-सी हो जाती है? चिकन पॉक्स हो जाती है, मलेरिया, तपेदिक हो जाती है, हैजा हो जाता है। तो क्या हो जाता है आपको पता है? हैजा जो होता है ये हो जाता है। आंसर इसका क्या जाएगा? चौथा आंसर इसका सही चला जाएगा। क्या? दूषित भोजन या दूषित पेय पदार्थ के प्रयोग से या इनका सेवन करने से हैजा हो जाता है। ठीक है? क्या हो जाएगा? हैजा। निम्नलिखित में से कौन-सा रोग जीवाणुओं से होता है? तो जीवाणुओं से होने वाले रोग की बात कर रहा है, तो जीवाणुओं से होने वाला रोग जो होता है वो कौन-सा होता है? डिप्थीरिया होता है। कौन-सा होता है? डिप्थीरिया होता है। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है,
भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में 30 में कराई गई थी। 18 भारतीय शहर की, अच्छा शहर की बात कर रहा है। एक शहर में 1830 में सबसे पहले पूर्ण जनगणना आपकी कराई गई थी। तो क्या पता है आपको 1830 में आपकी सबसे पहले जनगणना कहाँ कराई गई थी? किस शहर में कराई गई? किस शहर में पूर्ण जनगणना 1830 में कराई गई और किसके द्वारा करवाई गई थी? तो बिल्कुल आपको कहीं न कहीं पता होना चाहिए। 1830 में ढाका, जो कहीं न कहीं ढाका शहर है ना, यहाँ पर पहली बार कहीं न कहीं पूर्ण जनगणना कराई थी और हेनरी वाल्टन ने कराई थी। कहाँ पे? हेनरी वाल्टन ने कब कराई थी? 1830 में। कहाँ कराई थी? ढाका में कराई थी। ठीक है, ढाका। वर्तमान में ढाका कहाँ पड़ेगा? कमेंट करके बताओ। ठीक है, जबकि आपसे पूछ लेगा भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले कहाँ किस वर्ष हुई थी? 1872 में। और 1872 में किसने की थी? लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। ठीक है ना? और लॉर्ड मेयो के समय जब ये जनगणना शुरू की, लेकिन ये कैसी थी? आपकी अधूरी जनगणना थी। कैसी थी आपकी? अधूरी जनगणना थी। क्लियर होता है? ठीक है। सफल जनगणना किस वायसराय के समय कंप्लीट की गई थी? कमेंट करके आंसर आप बताओ। ठीक है। हाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, ब्रिटिश ने व्यापकत्व के सिद्धांत के आदेशानुसार कौन से राज्यों को हड़प लिया था? तो कौन से राज्यों को हड़प लिया था? व्यापक सिद्धांत जो आया था, राज्य हड़प नीति जो आई थी, इसके अंतर्गत कौन से राज्यों को हड़प लिया था? तो पहली बात मुझे ये बताओ कि राज्य हड़प नीति या व्यापक सिद्धांत कौन लाया था? ठीक है, व्यवगत सिद्धांत जो लाया था, ये कौन लेके आया था? इसके बारे में आपको कहीं न कहीं कमेंट करके आंसर बताना है। तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो व्यवगत सिद्धांत जो था, ये आपका नागपुर, सतारा, झांसी, उदयपुर, झांसी, नागपुर, झांसी, सतारा, नागपुर या सतारा, उदयपुर, झांसी। तो इसमें से आपको क्या करना है कि व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत जो राज्यों को हड़प लिया गया था, वो आपके सतारा, उदयपुर और झांसी। ठीक है, कौन-सा? सतारा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा और झांसी को कहीं न कहीं क्या किया गया था? हड़प लिया गया था। किसके अंतर्गत? व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है ना? इस सिद्धांत को कौन लेके आया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कहीं न कहीं इसको लाया गया। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी के समय और कौन-कौन सी चीज़ें आई थी? इनको भी आप कहीं न कहीं विस्तार पूर्वक कमेंट करके बताओ और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि पता चल सके कि हाँ, ये चीज़ें इसको किस-किस ने कहीं न कहीं क्लास वाले बच्चों ने देखा है। ठीक है? आगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि ब्रिटिश शासन से क्या कह रहा है? ब्रिटिश शासन से पहले निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता थी? ब्रिटिश शासन से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता जो थी आपकी कौन-सी थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी भाई। ब्रिटिश शासन से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मंगल पांडे ब्रिटिश सेना की किस रेजिमेंट के सिपाही थे? तो मंगल पांडे जो थे, इन्होंने ही कहीं न कहीं 1857 के विद्रोह को शुरुआत करने का कहीं न कहीं, अगर देखा जाए तो शुरुआत करने का कहीं न कहीं जो 1857 का विद्रोह जो हमारा सुनियोजित विद्रोह जो था, वो उसको कहीं न कहीं इनके कारण ही सबसे पहले कहीं न कहीं शुरू कर दिया गया था। ठीक है? कहाँ के थे ये? ये आपके पश्चिम बंगाल में एक रेजिमेंट पड़ेगी। कौन-सी? पश्चिम बंगाल में रेजिमेंट पड़ेगी, उसी के कहीं न कहीं सिपाही थे। पश्चिम बंगाल में कौन-सी रेजिमेंट थी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट। कौन-सी थी? 34वीं वाहिनी नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। ठीक है? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिस वजह से मंगल पांडे और ईश्वरी पांडे ने इसका विरोध किया और विरोध करने के बाद में इन्होंने अपने उच्च अधिकारी कर्नल बाग और ह्यूम की हत्या कर दी थी। किसकी? कर्नल बाग और ह्यूम की हत्या कर दी थी, जिस वजह से क्या मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे के साथ-साथ एक व्यक्ति को और फांसी दी गई थी। किसको फांसी दी गई थी? इस बात को आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संस्कृत के ज्ञान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से पंडिता की उपाधि किसको मिली थी? तो पंडिता की उपाधि जो मिली थी वो किसको मिली थी? तो पंडिता की उपाधि मिली थी रामाबाई सरस्वती को मिली थी। किसको मिली थी? रामाबाई सरस्वती को मिली थी। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय से इनको कहीं न कहीं उपाधि दी गई थी। कौन-सी उपाधि दी गई थी? पंडिता की उपाधि इनको सम्मान इनको दिया गया था। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में पहले वन महानिरीक्षक निम्न में से कौन से थे? तो पहले वन महानिरीक्षक जो थे आपके कौन थे? ये आपके बैंडिस थे। कौन थे? बैंडिस साहब थे। ये कहाँ के थे? डायटिच बैंडिस जो थे, ये ब्रिटिश शासन के समय वन महानिरीक्षक के रूप में कहीं न कहीं ये तैनात किए गए थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक पत्रिका
इश्तेहार में प्रकाशित देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसने लिखा है? तो सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, है ना? किसने लिखा है इसको? इसको बेटा अगर आपको पता है तो जल्दी से बताओ, इसको किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। किसने लिखा है? मोहम्मद इकबाल ने, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा है? इसको कमेंट करके बताओ जल्दी से। मैंने बताया, उनकी पुस्तक का भी बताना और इन्होंने क्या रचना लिखी इसको भी कहीं ना कहीं आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है मैकाले, मैकाले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन बोल रहा है मैकाले एक प्राच्य विद्वान था। दूसरा बोल रहा है उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी भाषा की शिक्षा देने की प्रबलता या प्रबल रूप से वकालत की थी। या तीसरा बोल रहा है उनका मानना था कि भारत एक असभ्य देश है जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाया जाना आवश्यक है। और चौथा बोल रहा है आपसे उन्होंने भारतीय और अरब साहित्य को पश्चिमी साहित्य से निम्नतर माना है। तो इसमें से आपको कहीं न कहीं जो कथन आपका गलत लग रहा हो वो आपको कहीं न कहीं बताना है और जो सही ऑप्शन हो। तो बेटा ये चीज़ ध्यान रखो, अंग्रेजी भाषा का जन्म जो हुआ था ये तो इनकी ही देन थी। किसकी देन थी? ये तो मैकाले साहब की देन थी। उनका मानना था, उनका मानना अंग्रेज तो भारतीयों की बहुत बेइज़्ज़ती करते, ये पढ़े लिखे नहीं, ब्लडी इंडियन करके कहीं न कहीं संबोधित करते थे ना, गालियाँ-वालियाँ देते थे। तो भारत को असभ्य देश को कहीं न कहीं असभ्य देश के रूप में उसको कहीं न कहीं अंग्रेज बोलते थे हम लोगों को, ठीक है? तो यही वाला आपका ऑप्शन जो है ये प्राच्य विद्वान नहीं था। पहला ऑप्शन यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएँगे। तो पहला कथन जो है आपका क्या है? यहाँ पर पहला कथन आपका क्या हो जाएगा? ये आपका कहीं न कहीं क्या हो जाएगा? गलत। क्लियर होता है? कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द पद जो है किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? 1971, 1976 या 1950 या 1967 में जोड़ा गया था? जल्दी से बताओ। इसका आंसर जो सही जाएगा 1976। संविधान में संशोधन किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में संविधान संशोधन हुआ था। कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? इस 42वें संविधान संशोधन समाजवादी शब्द को संविधान में जोड़ा गया था। कौन से संविधान संशोधन में? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 1978 में कौन संविधान संशोधन हुआ? कमेंट करके इसको बताओ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बेटा बताओ कौन सा है? जल्दी से बताओ, क्योंकि ये तो क्लास में भी पढ़ाया ही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? यूपी चल रही ना तुम्हारी, तो यूपी चल रही तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु जो है वो कौन सा है? जल्दी बताओ। पहला, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है या फिर चश्माधार बंदर है, लाल पांडा है या मत्स्य विडाल है? फिशिंग टेस्ट। तो बेटा ध्यान रखना बारहसिंगा है। कौन सा है राजकीय जो हमारा पशु यूपी का है? वो बारहसिंगा या दलदल का मृग। ठीक है, दलदल का मृग जो है ये क्या है? ये हमारा कहीं ना कहीं यूपी का क्या है? राजकीय पशु है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो कुंभ मेला लगता है वो किस नदी पर? गंगा नदी पर लगता है, ठीक है। किस नदी पर लगता है? गंगा नदी पर लगता है। तो इसको कहीं ना कहीं ध्यान रखना, गंगा नदी पर, गंगा और यमुना का संगम जो है यहीं पर कहीं ना कहीं। और कुंभ का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में होता है। कितने वर्ष बाद होता है? 12 वर्ष के बाद में क्या लगता है? कुंभ का आयोजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले साक्षरता दर सबसे अधिक है? कौन से जिले में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना पूछ रहा है, दिमाग ज्यादा ना लगा के आज की ना कर देना, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं साक्षर जो जिला था वो आपका कौन था? कौन सा था बेटा? जीबी नगर था। कौन सा था आपका? जीबी नगर था। जीबी नगर का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? जल्दी से बताओ, उत्तर प्रदेश का कौन सा? जीबी नगर जो है ये आपका सबसे अधिक कहीं ना कहीं साक्षरता दर वाला कहीं ना कहीं जिला था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनगणना हुई थी, तो यहाँ पर जनगणना में क्या महिला साक्षर दर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शहरों में महिला साक्षर दर कितनी थी? 77.1 थी। कितनी थी? 77.117 थी, ठीक है। और पुरुषों की कितनी थी? 89। कितनी थी? 89.20,
2-0 थी। ठीक है, ये शहर की थी। ग्रामीण महिलाओं की कितनी थी? ग्रामीण महिलाओं की 61.69 थी। कितनी थी? 61.69। और पुरुष ग्रामीण कितने पढ़े लिखे थे यहाँ पर? 86.32 थे। तो ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं साक्षरता दर वाला जिला जो था जीबी जीबी नगर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय को किस शहर में फोर्ट विलियम में शीर्ष न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया था? तो आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो आपसे क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये क्या कह रहा है कि ये 1774 की बात कर रहा है। 1774, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में कौन कौन सी बातें की गई थी, इन सब बातों पर हम लोगों ने बातें की थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसमें 1774 में सबसे पहले कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन आए थे? सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो यहाँ बन के आए थे वो कौन आए थे? वो आए थे आपके एलिजा इम्पे। कब? 1774 की जब बात करेगा तो 1774 में यहाँ पर न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। और 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी वो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई। इनकी मदद के लिए कितने अन्य न्यायाधीश आए थे? तो ये आप कमेंट करके आप आंसर इसका दीजिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, तो कितने सदस्य थे यहाँ पर? तो 1947, 31 दिसंबर 1947 की बात कर रहा है। 299 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। कब की बात कर रहा है? 1947 की बात कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 1946 में 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग जो था वो क्या हुआ था? राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया था। इसके बाद में कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग जब चले गए थे, तो हमारे पास कितने सदस्य बचे थे? 299 सदस्य। इन्हीं 299 सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान को कहीं ना कहीं बना करके तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपसे, कानून का शासन किसी भी का नींव है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है। कानून के शासन की बात कर रहा है, तो बिल्कुल बेटा, कानून जो है सबके लिए कैसा है? बराबर है। और ये कानून जो है किसी के ऊपर नहीं है। ये आपकी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत कहीं ना कहीं आता है। तो ऑप्शन इसका क्या जाएगा? चौथा इसका आंसर सही जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया। तो घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण जो अधिनियम बनाया गया था, ये किस वर्ष बनाया गया? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। कब बनाया गया था इसको? 2005 में बनाया गया था। ठीक है, क्या आंसर इसका सही है? 2005 में बनाया गया है। कानून महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू रिश्तों में महिलाओं की हिंसा से बचाने के उद्देश्य से संसद में द्वारा इसको कहीं ना कहीं पारित किया गया था। ठीक है ना? हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, या केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं? तो कौन करते हैं? जल्दी से बताओ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। क्लियर है? कौन करता है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है, यही क्या करते हैं? इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। किसकी? मानवाधिकार आयोग के। ठीक है ना? तो अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, मानवाधिकार आयोग एक प्रकार की कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है, विधिक संस्था है, संवैधिक संस्था है? कैसी संस्था है? तो आपको पता होना चाहिए, मानवाधिकार का वर्णन संविधान में नहीं है, तो ये एक प्रकार की कैसी संस्था है? विधिक संस्था है। कैसी है? विधिक संस्था। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993। ध्यान रखना, कब? 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, सभी सभी मानवों के हितों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी होते हैं, राजस्व विभाग का अधिकारी होता है, जिला कलेक्टर होता है, या तहसीलदार होता है? तो कौन होता है? भू राजस्व प्रशासन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भू राजस्व प्रशासन का मुख्य अधिकारी कौन होता है? देखो, इस चीज को समझ लेना, भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी जो होता है वो होता कौन है? तो एक चीज ध्यान रखना, जिला कलेक्टर होता है। कौन होता है? जिला कलेक्टर। लेकिन जो बड़े जिले होते हैं वहां पर जिला कलेक्टर होता है। जैसे महानगर की बात करें, कहाँ? महानगर।
ठीक है। तो महानगर में कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। लेकिन जो छोटे जिले होते हैं, उन जिलों में जो डीएम होता है यही होता है। ठीक है। छोटे जिले जो होते हैं उनमें कौन होता है? डीएम जो होता है, जिलाधिकारी जो होता है वही होता है, और वो अपने कहीं न कहीं माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से कहीं न कहीं उस जिले में सारे के सारे जितने भू राजस्व का प्रशासन होता है उससे चलवाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 नहीं 94। निम्नलिखित में से कौन राज्य पुलिस में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी होता है? राज्य पुलिस का सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा जो होता है वो कौन होता है? डीजीपी होता है। कौन होता है? सबसे बड़ा जो होता है, जो एक राज्य में सबसे बड़ा कौन होता है? डीजीपी होता है। ऑप्शन इसका क्या जाएगा? पहला ऑप्शन इसका सही जाएगा। राज्य में सबसे बड़ा जो रैंकिंग वाला अधिकारी होता है वो कौन होता है? डीजीपी होता है। ठीक है ना? पूरे राज्य में पुलिस का प्रशासन निहित जो होता है इसी के कहीं न कहीं आधार पर होता है। ठीक है? पुलिस बल के प्रशासन से संबंधित सभी मामलों कोई सभी सभी मामलों की जो सलाह होती है वो कौन सरकार को देता है? वो यही व्यक्ति कहीं न कहीं यही व्यक्ति देता है। ठीक है ना? चलो मुझे बताओ, एक जिले में सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी कौन होता है? एक जिले में सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी कौन होता है? अगर बड़ा जिला है तो वो कौन होगा? एसएसपी होगा। ठीक है? और छोटा जिला है तो कौन होगा? एसपी होगा। तो ध्यान रखना, छोटे जिले में कौन? एसपी, और बड़े जिले में कौन? एसएसपी। एक जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। ठीक है ना? चलिए बेटा, आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध की जाने की अधिकतम अवधि कितनी है? 12 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 24 महीने की है। तो कितने महीने की है? तो जल्दी से बताओ बेटा, क्या करेंगे इसमें? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की जब बात कर रहा है तो इसमें क्या करेंगे? कितने महीने की अवधि? तो बेटा इसमें 12 महीने की अवधि है। कितना करना आंसर इसमें आपको? इसमें जो आपको आंसर करना है, सही आंसर इसका क्या जाएगा? 12 महीना जाएगा। इसका सही आंसर क्या जाएगा? 12 महीना जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अधिकतम कहीं न कहीं अवधि जो बनाई गई वो कितनी? 12 महीने निर्धारित की गई। 12 महीने मतलब आप समझ गए 1 साल। ठीक है? कितना? 1 साल। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था बेटा? 1980 में आया था। कब आया था? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कब आया था? 1980 में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम आया था। संसद द्वारा इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ होना चाहिए? ठीक है? क्या होना चाहिए? अच्छा नहीं, सीआरपीएफ नहीं इसने दिया ही है। आपने क्या, इसने क्या दिया? सीएपीएफ दिया है, सीएपीएफ का हिस्सा है। तो सीएपीएफ की बात कर रहा है, तो सीएपीएफ का हिस्सा की बात कर रहा है, तो सैन्य पुलिस है या फिर सीमा सुरक्षा बल है, भारतीय तटरक्षक बल है, भारतीय सेना है? तो बेटा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो होती है इसी को क्या बोला जाता है? सीएपीएफ बोला जाता है। गृह मंत्रालय के अधीन कहीं न कहीं कार्यरत होती है। ठीक है ना? किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत होती है। ठीक है? तो ध्यान रखना, जितने भी राज्यों की पुलिस है ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? सारी की सारी राज्यों की पुलिस गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो कौन सा आंसर जाएगा? ये आंसर जाएगा आपका सीमा सुरक्षा बल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है ना? क्या जाएगा? सीमा सुरक्षा बल चला जाएगा इसमें। ठीक है? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट स्नैप्स के समान फ्लीट्स की अवधारणा पेश की है? तो जल्दी से बताओ क्या करेंगे इसमें आंसर इसका? क्या करेंगे? जल्दी से आंसर बताओ इसका क्या करेंगे? ऑप्शन जाएगा इसका ट्विटर। ऑप्शन जाएगा इसका क्या? ट्विटर। ऑप्शन सी इसका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा कि जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टा स्टोरीज और स्नैपचैट स्नैप के समान जो फ्लीट्स की अवधारणा पेश की वो किसने की है? एक्स ने किया है। अर्थात जो ट्विटर का नाम बदलकर क्या रख दिया है? ट्विटर ने अपना नाम बदलकर क्या रख दिया है? ट्विटर का नाम बदलकर एक्स रख दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात कर रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है बेटा? जल्दी बताओ। 8 सितंबर। कब? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो मुझे बताओ, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं? इसी ऑप्शन की बात करेंगे। तो बताओ मुझे, जल दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं और भी बतानी चीजें? जल्दी से बताओ। ठीक है? अगला क्वेश्चन 99 नंबर का क्वेश्चन है, और 99 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है?
उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, तो उत्तर प्रदेश में इसमें कहीं न कहीं कौन-सा नंबर इसको मिला है? तो उत्तर प्रदेश को जो नंबर मिला है वो कौन-सा मिला है? दूसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश को कौन-सा नंबर मिला है? उत्तर प्रदेश को मिला है दूसरा स्थान मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में जो ब्लॉक ने नीति आयोग की जो कहीं न कहीं एबीपी की पहली जो डेटा रैंकिंग जो आई थी, उसमें दूसरा स्थान कहीं न कहीं इसको दिया गया है, ठीक है? इस योजना के अंतर्गत अगर हम लोग बात करेंगे, तेलंगाना राज्य के जो आपका कहीं न कहीं एक जिला है, आसिफाबाद जो जिला है ना, यहाँ पर कहीं न कहीं इसने पहला स्थान कहीं न कहीं प्राप्त किया। आसिफाबाद जिला जो है, ये आपका पड़ेगा लगभग ऐसे ही पड़ेगा को जो आपका कुमरुम ब्लॉक है, इसी के अंतर्गत कहीं न कहीं आएगा, ठीक है ना? तो कुमरुम ब्लॉक के अंतर्गत आएगा। तो यूपी का कौन-सा है? दूसरा है। अगर आपसे पूछेगा इसी नीति आयोग के तहत जो आपकी एबीपी की पहली डेटा रैंकिंग आई, तो पहला जो कहीं न किस स्थान किस राज्य को मिला है? तो पहला स्थान मिला है तेलंगाना को। किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है। किसको मिला है? तेलंगाना को मिला है, ठीक है ना? और दूसरा स्थान किसको मिला है? दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही ढंग से चिह्नित कीजिए। तो पहला उज्बेकिस्तान बोल रहा है, तो उज्बेकिस्तान आपका क्या? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद क्या है? ताशकंद, ठीक है। दूसरा तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? दुशान्बे। फिर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? दे रहा है आपका बिश्केक। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या दे रहा है? अशगाबत दे रहा है। क्या दे रहा है? अशगाबत दे रहा है। तो बोल रहा है निम्न में से जो आपसे कहीं न कहीं राजधानी जो है, सही राजधानी का मिलान करो। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या जाएगा? तो अगर आप देखेंगे तो किसके आधार पर आप जाएँगे? इसका कूट में आंसर इसका क्या करेंगे? जल्दी से बताओ। हाँ, तो ऑप्शन इसमें क्या जाएगा? सही राजधानियाँ सबकी मिली हुई हैं, ठीक है? पहले का यहाँ पर क्या जाएगा बच्चा? देखो सारी राजधानी इसमें सही-सही मिली हैं। पहले का पहला, ए का पहला, ठीक है? बी का दूसरा, ठीक है? सी का तीसरा और डी का चौथा। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। कैसी लगी क्लास? कमेंट करके आपको बताना है सभी को। धन्यवाद। राधे-राधे। गुड नाइट।